लोग जानते हैं दैट वी हैव टोटल 558 MLAs और उसके अंदर से 43% MLAs के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं। ये बात उन्होंने खुद ने अपने एफिडेविट के अंदर डिक्लेयर की है और वो स्टेट जो इसके अंदर टॉप करता है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो MLAs हैं उनके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। लेकिन अभी जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो केस है अतीक अहमद का। आज की हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि अतीक अहमद कौन है, उनका पूरा केस क्या है और क्यों वो वापस अपने स्टेट यूपी लौटना नहीं चाहते। 62 साल के अतीक अहमद जिन्होंने 1979 के अंदर क्राइम का जो पूरा वर्ल्ड है उसे ज्वाइन किया था और धीरे धीरे वो डॉन माफिया से जो है पॉलिटिशियन के अंदर चेंज हो गए थे। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उनके अगेंस्ट 100 क्रिमिनल केसेस लॉन्च्ड हैं। उसमें से 50 केसेस जो हैं अभी भी अंडर ट्रायल हैं और 12 केसेस के अंदर उन्हें एक्यूटल मिल गया है और 2 केसेस को जो समाजवादी पार्टी ने उनके अगेंस्ट किए थे उन्होंने उन केसेस को विड्रॉ कर लिया 2004 के अंदर। अगर हम उनकी भाई की बात करें तो उनके अगेंस्ट भी 53 केसेस हैं। उसमें से सिर्फ एक केस के अंदर ही वो एक्यूट हुए हैं और बाकी सारे केसेस का जो ट्रायल है वो चल रहा है और उनके बच्चों पर 8 केसेस हैं और वाइफ पर 4 केसेस। सो हम देख सकते हैं कि अतीक अहमद की पूरी फैमिली ही फैमिली ऑफ क्रिमिनल्स है। हर किसी के अगेंस्ट पे कोई ना कोई क्रिमिनल चार्ज तो है। बट आई वॉज वंडरिंग कि जो रीसेंट केस है उसमें आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अतीक अहमद इतनी लाइमलाइट में आ गए। वो इसीलिए क्योंकि ये जो केस है वो जुड़ा हुआ है राजनीति से, इसीलिए हमें पहले उनके पॉलिटिकल करियर को समझना पड़ेगा। अतीक अहमद ने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था 1989 के अंदर और जिस साल उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा उसी साल उस इलेक्शन को वो जीत गए थे। ही वन दी इलाहाबाद वेस्ट असेंबली सीट एज एन इंडिपेंडेंट और ऐसा एक बार नहीं 2 बार उन्होंने किया है। 1991 और 1993 दोनों ही बार उन्होंने इस इलाहाबाद सीट को जीता है और 1996 के अंदर उन्होंने सेम सीट से कंटेस्ट किया था लेकिन एज अ SP कैंडिडेट। जी हाँ, उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था और उसी सीट से जिस सीट से वो इतने सालों से जीतते आ रहे थे उसी सीट से उन्होंने कंटेस्ट किया था और 1996 के अंदर वो वापस से जीत गए थे। लेकिन 1998 के अंदर समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपनी टीम से अपनी पार्टी से निकाल दिया था और उसके बाद उन्होंने अपना दल ज्वाइन कर लिया था 1999 के अंदर एंड ही कंटेस्टेड द इलेक्शन फ्रॉम प्रतापगढ़, लेकिन वो उस इलेक्शन को हार गए। लेकिन 2003 के अंदर अतीक अहमद वापस समाजवादी पार्टी के अंदर आ गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया एंड इन 2004 ही वन द फुलपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो वी कैन सी कि अतीक अहमद का जो पॉलिटिकल करियर है वो 2004 तक काफ़ी स्मूथ था। वो 5 टाइम लेजिस्लेटर रह चुके थे, समाजवादी पार्टी से एसोसिएटेड थे। लेकिन 2005 का जो ये क्रिमिनल केस आया उसकी वजह से उन्हें काफ़ी लाइमलाइट भी मिली और वो प्रॉब्लम में भी फंस गए। जनवरी 2005 के अंदर जब BSP MLA राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई थी प्रयागराज के अंदर, उसके बाद से ही अतीक अहमद के लिए प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि ये सामने आया कि अतीक अहमद कहीं ना कहीं इस केस के अंदर इन्वॉल्व है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अतीक अहमद ने राजू पाल को आखिर मारा क्यों, इसके पीछे का मोटिव क्या था। वो ये था 2005 के अंदर राजू पाल ने हरा दिया था अहमद के ब्रदर अशरफ को इन एन असेंबली बाय इलेक्शन फॉर द इलाहाबाद वेस्ट सीट और इसी के बाद 25 जनवरी को राजू की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई जब वो हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे और उनके साथ उनके 2 और एसोसिएट्स थे, संदीप यादव और देवी लाल। और इसी इंसिडेंट के बाद राजू की वाइफ ने एक FIR फाइल की थी अगेंस्ट अतीक, अशरफ एंड 7 अनआइडेंटिफाइड अदर्स alleging writing, attempt to murder and criminal conspiracy। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेन केस तो उमेश पाल का है, मैं राजू पाल की बात क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली में जो डेथ हुई थी वो राजू पाल की हुई थी, उनको मारा गया था और उनकी ये जो पूरा इंसिडेंट था, जो डेथ हुई थी, उसके जो की विटनेस थे वो उमेश पाल थे जो कि फॉर्मर BSP MLA भी रह चुके हैं। और अतीक अहमद ने अपने आप को राजू पाल का जो केस था, उनकी जो हत्या हुई थी, उससे अलग करने के लिए उमेश पाल को अबडक्ट कर लिया 2006 के अंदर और उन्हें फोर्स किया कि वो उनके अगेंस्ट कोर्ट के अंदर गवाही ना दें। लेकिन ये पूरा मुद्दा लाइमलाइट में तब आया जब रिसेंटली 24 फरवरी को उमेश पाल वॉज गन डाउन आउटसाइड हिज प्रयागराज रेजिडेंस। जो मेन की विटनेस था पूरे केस का, उसके घर के बाहर ही जो है गोली मार के हत्या कर दी गई और उमेश पाल की वाइफ जया ने एक केस फाइल किया धुमागंज पुलिस स्टेशन के अंदर अगेंस्ट अतीक, उनके भाई अशरफ,
उनकी बीवी शाइस्ता और उनके दोनों बेटे और इसके अलावा 11 लोग और थे जो उनके साथ इस पूरे क्राइम के अंदर शामिल थे। बट द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट वॉज अतीक और उनके भाई अशरफ दोनों ही लोग जेल में थे और जेल से उन्होंने इस पूरे मर्डर की प्लानिंग की और अब अतीक अहमद वापस अपने स्टेट यूपी के अंदर नहीं आना चाहते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो इस समय गुजरात में थे, लेकिन वो गुजरात पहुंचे कैसे। जून 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अतीक अहमद को शिफ्ट किया जाए उत्तर प्रदेश के जेल से टू साबरमती सेंट्रल जेल इन गुजरात। ऐसा क्यों? क्योंकि अतीक अहमद वॉज अक्यूज्ड ऑफ किडनैपिंग एंड असॉल्टिंग रियल एस्टेट बिजनेसमैन मोहित जायसवाल। और अगर हम उमेश पाल की बात करें तो ये माना जा रहा है कि उनके भाई अशरफ ने इस पूरे मर्डर की प्लानिंग की थी बरेली जेल के अंदर, जो कि अक्यूज्ड हैं राजू पाल के मर्डर के लिए भी, और उन्होंने उमेश पाल के मर्डर की भी पूरी प्लानिंग वहीं से जेल के अंदर से ही की थी। और 27 तारीख को जब अतीक को वापस यूपी में लाया जा रहा था तो वो थोड़े डरे हुए थे, उन्हें डर था कि कहीं उनका एनकाउंटर ना कर दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कोर्ट ने प्रोनाउंस किया दैट अतीक अहमद इज़ गिल्टी इन द उमेश पाल किडनैपिंग केस। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोर्ट ने प्रोनाउंस किया कि अतीक अहमद जो हैं वो गिल्टी हैं उमेश पाल के किडनैपिंग केस के अंदर और उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली है अंडर सेक्शन 364A ऑफ IPC। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे आदमी को किडनैप कर रहा है, अबडक्ट कर रहा है और उसका ऐसा करने का जो रीज़न है उसे डिटेंशन के अंदर रखना, उसे अलग रखना, डराना, धमकाना कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो उसे चोट पहुंचाई जाएगी, उसकी डेथ भी हो सकती है, या फिर ऐसा कोई भी एक्शन करना जिसकी वजह से उसे एक रीज़नेबल एप्रीहेंशन है कि अगर मैंने इस सामने वाले की बात नहीं मानी तो मुझे चोट पहुंच सकती है, मेरी डेथ हो सकती है, या फिर गवर्नमेंट को कंपेल करना, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें कंपेल करना कि उनकी मांग पूरी की जाए। फॉर एग्जाम्पल अतीक अहमद ने जब उमेश पाल को अबडक्ट किया था तो वो उन्हें थ्रेटन कर रहे थे कि वो कोर्ट में जाके उनके खिलाफ गवाही ना दे और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, उन्हें चोट पहुंच सकती है। और ऐसा ही हुआ, उनकी जान को खतरा हुआ, वो उनकी डेथ हो गई। इन केसेस के अंदर जो सज़ा मिलती है इट इज़ आइदर डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इसके साथ साथ फ़ाइन भी इम्पोज किया जाता है। तो अतीक अहमद को इस केस के अंदर जो सज़ा मिली है वो मिली है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अतीक अहमद के अलावा इस पूरे केस के अंदर 7 और लोग इन्वॉल्व थे इंक्लूडिंग हिज ब्रदर अशरफ, जिन्हें इस केस से अक्यूट कर दिया गया है। लेकिन अभी जो रिसेंटली उमेश पाल की डेथ हुई पिछले महीने, उसके अंदर दोनों लोग अतीक अहमद और उनके भाई को जो है माना जा रहा है दैट दे कॉन्स्पायर्ड, ये कॉन्स्पिरेसी थी और उन दोनों की वजह से ही उमेश पाल की डेथ हो गई है। सो अभी जिस केस का वर्डिक्ट आया है वो है उमेश पाल के अबडक्शन से रिलेटेड, लेकिन उनकी डेथ के केस में क्या सज़ा मिलती है वो अभी हमें नहीं पता। जब भी हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर उम्र कैद की बात करते हैं तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज़ कि उस इंसान को 14 साल की जेल हुई है, यानी 14 ईयर्स तक वो इम्प्रिजनमेंट में रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 14 साल की ही जेल होगी। दैट इज़ द मिनिमम टेन्योर अ पर्सन कैन हैव फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कई बार जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है वो होता है अंटिल डेथ, यानी जब तक उस पर्सन की डेथ नहीं हो जाती तब तक वो इंसान जेल के अंदर ही रहेगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक तरीके की लीगल पेनल्टी होती है जिसे सिर्फ गवर्नमेंट ही ऑथराइज कर सकती है। इट इज़ अ वे टू पनिश क्रिमिनल्स फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। अगर हम इंडियन पीनल कोड की बात करें तो इंडियन पीनल कोड के अंदर 2 तरीके के पनिशमेंट्स गिवन है, एक है इम्प्रिजनमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लेकिन क्योंकि ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली इन्वोक किया जाता है, इसीलिए इसका जो टर्म है वो वेरी करता है। ये 14 साल का, 20 साल का, 30 साल का या फिर अनटिल द डेथ ऑफ द कन्विक्ट इतने सालों का भी हो सकता है। तो ये जो डिसीजन है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है कि वो कितने साल का जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट उस पर्सन को, उस कन्विक्ट को देना चाहते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट अतीक अहमद्स केस। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.